क्या मशीनें सोच सकती हैं? ये सवाल जितना आज का लगता है उतना ही शायद उससे भी ज्यादा पुराना है। और ये सिर्फ किसी तकनीक की कहानी नहीं है, ये तो एक सपना है। एक ऐसा सपना जिसे इंसान शायद हजारों सालों से देखता आया है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिमाग को, अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए एक मशीन बनाने का सपना। ये कहानी है इंसानी प्रतिभा की, बहुत गहरी उम्मीदों की और फिर निराशा की लंबी ठंडी सर्दियों की। असल में तो ये एक भूत का पीछा करने की कहानी है, इंटेलिजेंस या चेतना की भूत का। और मजे की बात यह है कि इस भूत का पीछा करने की ये जो कहानी है, ये किसी हाईटेक लैब से शुरू नहीं होती, किसी कोड या सर्किट से भी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल खेल से शुरू होती है। और वो खेल एक ऐसे इंसान ने बनाया था जो पहले ही एक बार दुनिया को अपनी सोच से बचा चुका था। साल था 1950 और वो इंसान थे एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग, ये नाम सुनते ही दूसरे विश्व युद्ध की याद आ जाती है। वही जीनियस जिन्होंने नाजियों का वो एनिग्मा कोड तोड़ा था, लाखों जानें बचाई थी। लेकिन युद्ध के बाद ट्यूरिंग का ध्यान एक नई पहेली पर था, शायद उससे भी बड़ी। पर मुझे ये समझना है कि उन्होंने खेल का प्रस्ताव क्यों रखा। वो एक गणितज्ञ थे, वो कोई पेपर या थ्योरी भी तो लिख सकते थे। यही तो उनकी खासियत थी। देखिए, वो सोचने शब्द के आसपास जो अंतहीन दार्शनिक बहसें होती थी ना, उनसे थक चुके थे। हजारों सालों से लोग बहस कर रहे थे कि सोचना क्या होता है, आत्मा होती है या नहीं, बिल्कुल, क्या चेतना सिर्फ इंसानी दिमाग में हो सकती है। ट्यूरिंग के लिए ये शब्द धर्म और जीव विज्ञान के भारी बोझ तले इतना दब गया था कि उस पर बात करना ही नामुमकिन था। वो इस पूरे दलदल से बाहर निकलना चाहते थे। अच्छा, तो वो इस सवाल को एक फिलॉसफी की बहस से निकालकर एक प्रैक्टिकल टेस्ट बनाना चाहते थे। तो ये इमिटेशन गेम, ये था क्या आखिर? हाँ, उन्होंने एक बहुत ही सरल सेटअप बनाया है। आप कल्पना कीजिए, एक जज है एक बंद कमरे में, और दो कमरे और हैं। एक में एक पुरुष है, दूसरे में एक महिला। जज को नहीं पता कि कौन किस कमरे में है। वो दरवाजे के नीचे से कागज पर सवाल लिखकर भेजता है, जवाब भी लिखकर ही आते हैं। और उसका काम बस इतना है कि सवालों के आधार पर यह पता लगाए कि कौन पुरुष है और कौन महिला। ये तो सिर्फ एक पहचान का खेल लग रहा है, इसमें ऐसा क्रांतिकारी क्या था? ट्विस्ट तो अब आता है। खेल का नियम यह है कि महिला को सच बोलना है, जज की मदद करनी है। लेकिन पुरुष का काम है झूठ बोलना, उसे जज को यह यकीन दिलाना है कि वो महिला है। अच्छा, ये धोखे का, नकल करने का, मतलब इमिटेशन का खेल है। और यहीं पर ट्यूरिंग की जीनियस सोच सामने आती है। उन्होंने वो सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो सवाल था, क्या होगा अगर इस खेल में झूठ बोलने वाले पुरुष की जगह एक मशीन ले ले? ठीक, यही। अब जज के सामने एक इंसान है और एक मशीन, और दोनों ही महिला होने का नाटक कर रहे हैं। ट्यूरिंग का सवाल ये नहीं था कि क्या मशीन में आत्मा हो सकती है या क्या वो प्यार महसूस कर सकती है। उनका सवाल बहुत सीधा था, बहुत प्रैक्टिकल। क्या एक मशीन इतनी अच्छी नकल कर सकती है कि वो एक इंसान को धोखा दे सके? मतलब अगर कोई कंप्यूटर हमसे बात कर सकता है, मजाक कर सकता है, हमें धोखा दे सकता है, इस तरह के हम उसमें और एक इंसान में फर्क ही ना कर पाए, तो क्या ये इंटेलिजेंस नहीं होगी? बिल्कुल, यही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरे क्षेत्र में आग लगा दी। तो ट्यूरिंग ने ये चिंगारी तो लगा दी, पर इसे आग बनने में कितना वक्त लगा? मतलब इस आइडिया को एक असली नाम, एक पहचान कब मिली? 6 साल लगे। 1956 की गर्मियों में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज के एक शांत से कैंपस में इस सपने को एक नाम मिला। उस गर्मी का माहौल किसी वैज्ञानिक क्रांति जैसा था। उसे एक तरह से जीनियसों का समर कैंप कहना गलत नहीं होगा। मतलब दुनिया के सबसे तेज दिमाग एक जगह इकट्ठा हुए थे, पर उन्हें एक साथ लाया किसने और उनका मकसद क्या था? इसे आयोजित करने वाले थे जॉन मैकार्थी, एक युवा और बहुत ही महत्वाकांक्षी गणितज्ञ। और उनका मकसद कोई छोटा मोटा नहीं था। वो चाहते थे कि दुनिया के सबसे तेज दिमागों को एक छत के नीचे लाया जाए, ताकि मशीनों के सोचने की समस्या को एक ही गर्मी में हमेशा के लिए हल कर दिया जाए। उनके साथ मार्विन मिन्स्की जैसे लोग भी थे, जो इंसानी दिमाग को मास की मशीन से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। मास की मशीन, इस सुनने में थोड़ा अजीब है। मतलब वो दिमाग को बस एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर की तरह देखते थे, जिसे हम समझ सकते हैं और फिर से बना सकते हैं। बिल्कुल, उनका यही मानना था कि दिमाग में कोई जादू नहीं है, ये बस न्यूरॉन्स का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क है। अगर हम उसके नियम समझ लें तो हम उसे मशीन में बना सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस आयोजन को एक नाम की जरूरत थी।
तो मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, वो एक ऐसा नाम चाहते थे जो थोड़ा साहसिक लगे, भविष्य की बात करे और सबसे जरूरी सरकारी फंडिंग एजेंसियों का ध्यान खींचे। और इसने काम किया? उस दौर की तस्वीरों को देखो तो ऐसा लगता है कि वहां एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास नहीं, अंधा आत्मविश्वास कहना ज्यादा सही होगा। उन जीनियसों को सच में ये विश्वास था कि वो सिर्फ 2 महीने की गर्मी में उस रहस्य को सुलझा लेंगे जिसे इंसान हजारों साल से नहीं सुलझा पाया था। बस 2 महीने में? हाँ, उनके वर्कशॉप के प्रस्ताव में साफ लिखा था, हमारा मानना है कि सीखने और बुद्धिमत्ता के हर पहलू को इतनी सटीकता से बताया जा सकता है कि एक मशीन उसकी नकल कर सकती है। तो ये कहना सही होगा कि वो उन बच्चों की तरह थे जो अपने आंगन में कार्डबोर्ड का रॉकेट बना रहे हों और उन्हें पूरा यकीन हो कि वो रात के खाने तक चांद पर पहुंच जाएंगे। ये भोलापन था या अहंकार? वह दोनों का थोड़ा मिश्रण था। हमें उस दौर का माहौल भी समझना होगा। डिजिटल कंप्यूटर एकदम नई चीज थे। ऐसा लग रहा था कि इंसान ने हर समस्या का तार्किक समाधान खोज लिया है। उनका आत्मविश्वास शायद गलत जगह पर था, पर उस समय के हिसाब से समझा जा सकता है। उन्होंने एक नई दुनिया की नींव तो रख दी थी, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये दुनिया कितनी विशाल, कितनी जटिल और कितनी खतरनाक होने वाली थी। ठीक है, तो उन्होंने एक नया मैदान बना लिया जिसका नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी। अब उनका पहला कदम क्या था? वो एक मशीन को इंटेलिजेंट बनाने कैसे वाले थे? अगले 20 सालों तक एआई के जो दिग्गज थे उन्होंने एक खास रास्ते को ही फॉलो किया। इस युग को सिंबॉलिक एआई कहते हैं, प्यार से गोफाई। गोफाई या गुड ओल्ड फैशन एआई। अच्छा। इसका तर्क बहुत सीधा और आकर्षक था। एक बुद्धिमान मशीन बनाने के लिए हमें उसे दुनिया को समझने के लिए एक रेसिपी बुक देनी होगी। हर चीज के लिए नियम। रेसिपी बुक, ये सुनने में बहुत सरल लगता है। मतलब चाय बनाने की रेसिपी तो समझ आती है, लेकिन दुनिया तो बहुत जटिल है। इसका कोई और उदाहरण? बिल्कुल, चाय तो सरल है। चलिए कुछ ज्यादा जटिल सोचते हैं, जैसे एक रोबोट को सड़क पार करना सिखाना। एक इंसान के लिए बहुत आसान है ना, हम बस देखते हैं और पार कर लेते हैं। लेकिन GOFI के हिसाब से आपको हर नियम लिखना होगा। नियम 1, सड़क के किनारे रुको। नियम 2, अपने बाएं देखो। नियम 3, अपने दाएं देखो। नियम 4, अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसकी गति का अंदाजा लगाओ, उसकी दूरी का अंदाजा लगाओ। हाँ। नियम 6, अगर गाड़ी बहुत तेज या बहुत पास है तो इंतजार करो। आप समझ रही हैं, जो काम हम 1 सेकंड में कर लेते हैं उसके लिए सैकड़ों नियम लिखना पड़ेंगे। और अगर कोई नियम छूट गया तो मान लीजिए हमने उसे ये नहीं बताया कि कभी-कभी गाड़ियां गलत साइड से भी आ सकती हैं, तो रोबोट का एक्सीडेंट हो जाएगा। यही इस तरीके की सबसे बड़ी समस्या थी। उसमें वो नहीं होता जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं। इन सिस्टम्स को एक्सपर्ट सिस्टम्स कहा जाता था। जैसे एक सिस्टम था माइसिन, जो कुछ तरह के खून के इन्फेक्शंस का पता लगाने में डॉक्टरों से भी बेहतर था। लेकिन वो अपनी छोटी सी रेसिपी बुक के अंदर तो बहुत होशियार था। पर अगर आप उससे पूछते कि क्या बारिश होने पर छाता ले जाना चाहिए, तो वो शीशे की तरह बिखर जाता था। वो भंगुर था, ब्रिटल। तो ये रेसिपी बुक वाला तरीका एक बंद गली साबित हुआ। इसका अंजाम क्या हुआ? क्योंकि आज हम जानते हैं कि एआई हर जगह है, लेकिन उस वक्त तो ऐसा नहीं हुआ होगा। अंजाम विनाशकारी था। 1970 के दशक की शुरुआत तक ये साफ हो गया था कि चांद डार्टमाउथ के जीनियसों के वादे से कहीं ज्यादा दूर था। असल दुनिया में इतने नियम, इतने अपवाद और इतनी अव्यवस्था थी कि उन सभी को एक रेसिपी बुक में लिखना नामुमकिन था। तो क्या कोई एक घटना थी जिसने इस सपने पर पानी फेर दिया? कोई एक पल? हाँ, एक रिपोर्ट थी 1973 में। सर जेम्स लाइटहिल नाम के एक सम्मानित ब्रिटिश गणितज्ञ की रिपोर्ट इस क्षेत्र के लिए गिलोटिन की तरह साबित हुई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बहुत सीधे शब्दों में कहा कि एआई अपने भव्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह फेल हो गया है। उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या पर रोशनी डाली जिसे कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन कहते हैं। कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के विलन जैसा लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका विचार सरल है, लेकिन इसके परिणाम बहुत भयानक हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे समस्याएं थोड़ी भी और जटिल होती हैं, उन्हें हल करने के लिए जो संभावित विकल्प हैं, उनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ती है कि दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर भी उन्हें नहीं गिन सकता। अच्छा। जैसे शतरंज का खेल ही ले लीजिए। खेल की शुरुआत में ही इतनी संभावित चालें हैं कि उनकी संख्या ब्रह्मांड में मौजूद परमाणुओं की संख्या से भी ज्यादा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो एक रेसिपी बुक वाला एआई हर चाल को कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा और हमेशा के लिए अटक जाएगा। तो इस रिपोर्ट का असर क्या हुआ? असर विनाशकारी था। सरकारों ने, जो इस रिसर्च में करोड़ों डॉलर डाल रही थी, उन्होंने रातों रात फंडिंग बंद कर दी।
अमेरिका और ब्रिटेन में बड़े बड़े एआई लैब्स बंद हो गए। ये लंबी सर्दियों की शुरुआत थी, जिसे इतिहास में एआई विंटर के नाम से जाना जाता है। तो सिर्फ पैसा बंद नहीं हुआ, ये एक तरह की बौद्धिक शर्मिंदगी भी थी। बिल्कुल। अचानक से कॉन्फ्रेंस में एआई शब्द बोलना शर्मनाक हो गया। शोधकर्ता अपने काम को विफलता के इस कलंक से छिपाने के लिए इन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस जैसे नए सुरक्षित नामों का इस्तेमाल करने लगे। जो सपने देखने वाले जीनियस थे, वे अब एक तरह से समाज से बाहर कर दिए गए थे, जो एक ठंडे, भुला दिए गए विज्ञान की छाया में चुपचाप काम कर रहे थे। सपना लगभग मर चुका था। लगभग। तो क्या सपना सच में मर गया था या बस गहरी नींद में था? हर सर्दी के बाद बसंत आता है, और इस सर्दी का अंत किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ, बल्कि न्यूयॉर्क शहर में एक द्वंद्व युद्ध से हुआ। तारीख थी मई 1997। पूरी दुनिया की सांसें थम गई जब शतरंज के विश्व चैंपियन, एक इंसान जिसे अपराजय माना जाता था, गैरी कास्परोव का सामना हुआ आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू से। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये तो इंसान बनाम मशीन की वो लड़ाई थी जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। एक तरफ थे कास्परोव, जिन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक कलाकार माना जाता था। उनकी बुद्धि, उनका जुनून, उनकी भावना, वो अपने प्रतिद्वंदी के मन में झांक सकते थे, उसकी आंखों में डर देख सकते थे। और दूसरी तरफ थी डीप ब्लू, एक 7 फुट ऊंची, ठंडी, क्रूर मशीन, जिसमें कोई भावना नहीं थी, कोई डर नहीं था। वो बस हर सेकंड 20 करोड़ चालों की गणना कर सकती थी। उस कमरे में तनाव इतना ज्यादा था कि घुटन महसूस हो रही थी। ये मांस की मशीन और सिलिकॉन की मशीन के बीच की लड़ाई थी। और फिर उस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने कास्परोव को हिला कर रख दिया। हाँ, गेम 2 में मैच के एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर डीप ब्लू ने एक ऐसी चाल चली जो किसी को समझ नहीं आई। वो इतनी अजीब, इतनी अप्रत्याशित और लंबी अवधि में देखें तो इतनी रणनीतिक थी कि वो किसी मशीन की चाल लग ही नहीं रही थी। मशीनें आमतौर पर सीधी, क्रूर गणना वाली चालें चलती हैं, लेकिन ये चाल, ये इंसानी थी। इंसानी? हाँ, इसमें गहरी समझ, एक अंतर्ज्ञान दिखाई दे रहा था। तो कास्परोव के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या उन्हें लगा कि कोई धोखा हो रहा है? उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से बिखर गया। उन्हें यकीन हो गया कि यह मशीन की चाल हो ही नहीं सकती। उन्हें लगा कि आईबीएम ने गुप्त रूप से किसी इंसान ग्रैंड मास्टर को बिठा रखा है जो मशीन की मदद कर रहा है। अच्छा। उन्होंने आईबीएम पर धोखा देने का आरोप लगाया। उनका पूरा मनोवैज्ञानिक संतुलन बिगड़ गया। अब वो मशीन से नहीं, बल्कि एक अदृश्य, अजय इंसान से लड़ रहे थे। और इसका नतीजा? उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर हार मान ली। मशीन जीत चुकी थी। अखबारों की सुर्खियां थी, द ब्रेन्स लास्ट स्टैंड। दुनिया ने एआई के पुनर्जन्म का जश्न मनाया। एआई विंटर आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका था। तकनीक ने साबित कर दिया था कि वो इंसानी बुद्धि के सबसे ऊंचे शिखर को भी छू सकती है। लेकिन जैसे ही कैमरे चमके और आईबीएम के प्रोग्रामर्स ने जश्न मनाया, खामोशी में एक गहरा सवाल बाकी रह गया। तो मशीन जीत गई, जश्न मन गया, लेकिन क्या उस असल सवाल का जवाब मिला जिसका पीछा ट्यूरिंग ने शुरू किया था? क्या मशीन सोचने लगी थी? और यही अंतिम विचारोत्तेजक सवाल है। डीप ब्लू ने कास्परोव को हरा दिया, ये एक तथ्य है। लेकिन क्या उसे पता था कि वो शतरंज खेल रहा है? क्या वो जीत की खुशी या हार के डर को महसूस कर सकता था? या वो बस एक बेहद शक्तिशाली कैलकुलेटर था जो अरबों संभावनाओं की गणना करके सबसे अच्छी चाल चल रहा था, बिना ये समझे कि जीत का मतलब क्या होता है? तुम वापस वहीं आ गए जहां ट्यूरिंग ने हमें छोड़ा था। हमने एक ऐसी मशीन बना ली जो नकल करने में माहिर है, जो हमें हरा सकती है। लेकिन क्या उसके अंदर कोई है? क्या उस मशीन के अंदर चेतना का वो भूत मौजूद है? उस भूत का पीछा आज भी जारी। हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के पुराने तरीके से, जो सख्त नियमों पर चलता था। बिल्कुल, उस सख्त नियमों वाले तरीके से मशीन लर्निंग की इस नई सीखने वाली दुनिया तक के सफर की। ये समझना कि कैसे कंप्यूटर, जो पहले हमारे निर्देशों के यूं कहे कि गुलाम थे, अब खुद से सीखने लगे हैं। और आज की चर्चा का जो मुख्य सवाल है वो यही है, ये बदलाव हुआ कैसे? कैसे एक मशीन जो सिर्फ दिए गए नियमों का पालन करती थी, वो अब खुद सीखने वाली एक इंटेलिजेंस में बदल गई? और ये सिर्फ कोई तकनीकी अपग्रेड नहीं है, ये सोचने का तरीका ही बदल गया है पूरा। सही कहा। और इस सफर को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है जो इस पूरे बदलाव का सार है ना? हाँ, बिल्कुल। शुरू करते हैं। ये रेसिपी बुक वाला पुराना तरीका, ये असल में था क्या?
मतलब इसे एक बेहद सख्त नियम पुस्तिका की तरह समझा जा सकता है। आप कंप्यूटर को लाइन बाय लाइन बताते हैं, अगर x हो तो y करो। हाँ, इसमें अपनी तरफ से सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, इसे तकनीकी भाषा में हम डिटर्मिनिस्टिक एग्जीक्यूशन कहते हैं। डिटर्मिनिस्टिक। हाँ, मतलब जिसका नतीजा पहले से ही तय हो। हाँ, हर एक कदम एक इंसान यानी प्रोग्रामर हाँ। ने पहले से सोचकर लिखा होता है। और ये उन कामों के लिए तो शायद बहुत अच्छा था जिनके नियम एकदम साफ हैं, है ना? जैसे टैक्स कैलकुलेट करना। बिल्कुल, टैक्स की गणना करना या किसी स्टोर की इन्वेंट्री का हिसाब रखना। हाँ, अगर स्टॉक में 10 आइटम है हाँ। और 2 बिक जाते हैं हाँ। तो जवाब हमेशा 8 ही होगा। कोई शक नहीं, कोई अनुमान नहीं। लेकिन यहीं पर आकर बात अटक जाती है। एक बहुत दिलचस्प सवाल जो उठता है वो ये है कि ये रेसिपी वाला तरीका एक बिल्ली जैसी सामान्य चीज को पहचानने में इतनी बुरी तरह फेल क्यों हो जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हम इंसान तो 1 सेकंड में कर लेते हैं, पर ये नियम आधारित कंप्यूटर क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आप असल दुनिया की हर छोटी बड़ी संभावना के लिए नियम नहीं लिख सकते। जरा सोच कर देखिए, एक प्रोग्रामर को बिल्ली पहचानने का कोड लिखने के लिए क्या करना पड़ता? उसे हर चीज लिखनी पड़ती होगी। हाँ, उसे लिखना होता अगर स्क्रीन पर पिक्सल का ये समूह नुकीले कान जैसा दिखता है और उसके बगल में मूंछों जैसा पैटर्न है। बाप रे, ये तो सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है। और ये तो बस शुरुआत है। क्या होगा अगर बिल्ली काली के बजाय सफेद हो, या दौड़ना के बजाय सो रही हो, या कैमरे की तरफ पीठ करके बैठी हो और सिर्फ एक कान दिखाई दे रहा हो? तो हर चीज के लिए एक नया नियम। हर एक संभावना के लिए एक नया नियम लिखना पड़ता। आपको सचमुच लाखों करोड़ों नियम लिखने पड़ते। असल दुनिया नियमों की इस बाइनरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा धुंधली है, फजी है। इस तरीके से उसे संभालना नामुमकिन था। तो अगर हर छोटे बदलाव के लिए एक नया नियम लिखना असंभव है, तो इसका मतलब यह तरीका असल दुनिया की समस्याओं के लिए एक हद तक बेकार है। पूरी तरह से। तो फिर इस दीवार को तोड़ा कैसे गया? सोचने का तरीका ही बदलना पड़ा होगा। बिल्कुल, और यहीं से बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। यहीं पर मशीन लर्निंग तस्वीर में आती है। ये पूरी प्रक्रिया को, पूरे नजरिए को ही पलट देती है। नियमों की किताब लिखने के बजाय हम मशीन को सिखाना शुरू करते हैं, जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है। हाँ, ठीक वैसे ही। यहीं पर मेरा सबसे बड़ा सवाल है, अगर हम उसे अगर तो वाले नियम नहीं दे रहे हैं तो वो सीखता कैसे है? मतलब बिना किसी रेसिपी बुक के वो सही जवाब तक पहुंचता कैसे है? ये तो जादू जैसा लगता है। इसका जवाब उसी तुलना में छिपा है। जब कोई माता पिता एक बच्चे को बिल्ली पहचानना सिखाते हैं तो वे उसे कोई परिभाषा नहीं देते। सही बात है। वे ये नहीं बताते कि बिल्ली एक चौपाया स्तनपाई जीव है। इसके बजाय हम क्या करते हैं, हम उसे बिल्लियों की 1000 तस्वीरें दिखाते हैं। हाँ, अलग अलग तरह की बिल्लियां, कोई सोफे पर है, कोई पेड़ पर चढ़ रही है, कोई खेल रही है, कोई डरावनी दिख रही है, कोई प्यारी दिख रही है। बिल्कुल। और बच्चे का दिमाग वो स्वाभाविक रूप से उन सभी तस्वीरों में जो भी सामान्य पैटर्न है उन्हें ढूंढ लेता है। वो अवचेतन रूप से सीख जाता है कि बिल्लियों की आंखें खास तरह की होती हैं, उनके कान नुकीले होते हैं, उनके फर की एक खास बनावट होती है। अच्छा। मशीन लर्निंग भी ठीक इसी तरह काम करती है। लाखों उदाहरणों का विश्लेषण करके कंप्यूटर एक बिल्ली के अनूठे विजुअल फिंगरप्रिंट्स की पहचान करता है, और ये सब बिना किसी इंसान के उन विशेषताओं को कोड में लिखे होता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पूरा खेल ही बदल गया है। अब हम निर्देश नहीं दे रहे हैं, नहीं, हम उदाहरण दे रहे हैं। और ये उदाहरण जितने ज्यादा और विविध होंगे, मशीन उतनी ही समझदार बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि मशीन अब सोच रही है। सोचने से बेहतर शब्द है जनरलाइज करना, सामान्यीकरण। जनरलाइज करना। हाँ, इसका मतलब है कि वो एक ऐसी बिल्ली को भी सही ढंग से पहचान सकती है जिससे उसने पहले कभी नहीं देखा, भले ही वो एक अनोखे पोज में हो या ऐसे माहौल में हो जो उसके ट्रेनिंग डेटा में नहीं था। क्योंकि उसने नियमों को नहीं रटा है। बिल्कुल, उसने बिल्ली होने के सार को, उसके पैटर्न को समझ लिया है। और इसका एक दिलचस्प नतीजा ये भी है कि हम अब ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जिनके अंदरूनी कामकाज को हम खुद भी पूरी तरह से नहीं समझते। एक पारंपरिक प्रोग्राम में आप हर फैसले की वजह बता सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपने ही तो नियम लिखे हैं। सही, लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल में ये अक्सर एक ब्लैक बॉक्स होता है। वो सही जवाब तो देता है, पर क्यों का जवाब देना मुश्किल होता है। ये तो कमाल की बात है। लेकिन अगर ये नया तरीका इतना शक्तिशाली है, तो इसे चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? अगर रेसिपी बुक नहीं, तो इसका ईंधन क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इस नए मॉडल को चलाने के लिए एक नए तरह के ईंधन की जरूरत होती है, और वो ईंधन है डेटा। डेटा? हाँ, डेटा।
ये इस पूरी क्रांति का केंद्र है। बिना डेटा के मशीन लर्निंग कुछ भी नहीं है। हमारे स्रोतों में इसकी तुलना एक रॉकेट शिप से की गई है, जो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, वो काफी अच्छा उदाहरण है। इसे ऐसे सोचें कि आपके पास एक बहुत बड़ा शक्तिशाली इंजन है जो कि आपका मशीन लर्निंग मॉडल है, लेकिन बहुत सारे ईंधन यानी डेटा के बिना आप कभी भी कक्षा तक नहीं पहुंचेंगे। वो इंजन बस जमीन पर खड़ा धूल फाकता रहेगा। बिल्कुल। ये एक बेहतरीन सादृश्य है। लाखों तस्वीरों या टेक्स्ट के अंशों जैसे विशाल डेटा के बिना ये कृत्रिम दिमाग सिर्फ एक खाली खोल है। वो कुछ भी नहीं सीख सकता। मशीन को दी गई पाठ्यपुस्तक यानी जो डेटा हम उसे देते हैं, जितनी अच्छी और विस्तृत होगी, सीखना भी उतना ही गहरा होगा। लेकिन क्या ज्यादा डेटा हमेशा बेहतर होता है? मेरा मतलब है, अरबों तस्वीरों को प्रोसेस करने में तो जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर लगती होगी। क्या सिर्फ डेटा का ढेर लगा देने से काम हो जाता है? नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। सिर्फ मात्रा ही नहीं, गुणवत्ता और विविधता भी उतनी ही जरूरी है। अच्छा। एक मॉडल जितना ज्यादा उच्च गुणवत्ता और विविध डेटा का उपयोग करता है, उसकी बुद्धिमत्ता उतनी ही सटीक और सूक्ष्म होती जाती है। अगर आप उसे सिर्फ अपने घर की काली बिल्लियों की तस्वीरें दिखाएंगे तो वो शायद पड़ोस की सफेद बिल्ली को नहीं पहचानता है। बिल्कुल, वो संघर्ष करेगा। उसे दुनिया की विविधता दिखानी होगी, तभी वो उसे समझ पाएगा। तो हाँ, डेटा ही वो कच्चा माल है जिससे समझ पैदा होती है, लेकिन वो कच्चा माल साफ और विविध होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि मशीनें अब नियमों के बजाय डेटा से सीखती हैं, और ये डेटा बहुत ज्यादा और विविध होना चाहिए। लेकिन ये मशीनें असल में सीखती कैसे हैं? क्या इनके सीखने के भी अलग अलग तरीके हैं? हाँ, बिल्कुल है। मुख्य रूप से 2 प्रमुख तरीके हैं और दोनों की अपनी अपनी जगह और ताकत है। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी निगरानी में सीखना। निगरानी में सीखना? हाँ, इसकी सबसे अच्छी तुलना एक क्लासरूम में मौजूद शिक्षक से कर सकते हैं, जो छात्रों को हर सवाल का सही जवाब बताता है। मतलब मशीन को लेबल किए गए डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे मशीन को जानवरों की हजारों तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जहां हर तस्वीर पर पहले से लिखा होता है कि ये बिल्ली है या कुत्ता। एकदम सही। तो मशीन एक अनुमान लगाती है और शिक्षक यानी हमारा प्रोग्राम उसे बताता है कि वो सही है या गलत। बिल्कुल। और जब मशीन कोई गलती करती है, मान लीजिए वो एक बिल्ली की तस्वीर को कुत्ता कहती है, तो शिक्षक उसे ठीक करता है। ये फीडबैक लूप बहुत जरूरी है। अच्छा। इस फीडबैक के आधार पर मशीन अपने अंदर की सेटिंग्स को, अपने न्यूरल नेटवर्क के कनेक्शन को थोड़ा सा एडजस्ट करती है। और लाखों उदाहरणों और लाखों सुधारों के बाद वो एकदम सही हो जाती है। हाँ, वो बिल्ली और कुत्ते के बीच के सूक्ष्म अंतरों को पहचानने में माहिर हो जाती है। यही सुपरवाइज्ड लर्निंग का सार है। ठीक है। लेकिन अब दूसरा तरीका एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या होगा अगर कोई शिक्षक ही ना हो? मतलब? क्या होगा अगर हमारे पास लेबल किया हुआ डेटा ना हो, कोई उत्तर कुंजी ना हो? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। बिना सही जवाब के कोई कैसे सीख सकता है? अगर मशीन को ये नहीं पता कि वो क्या ढूंढ रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने जो किया वो सही है? यहीं पर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यानी बिना निगरानी के सीखना आता है, और ये वाकई हैरान करने वाला है। इसकी तुलना एक ऐसे छात्र से कर सकते हैं जिसे एक बड़ी सी लाइब्रेरी में छोड़ दिया गया है और कहा गया है कि समान दिखने वाली किताबों को एक साथ रखो, भले ही तुम्हें उनका विषय ना पता हो। तो यहाँ लक्ष्य वर्गीकरण करना नहीं है, बल्कि संरचना खोजना है। सटीक। मशीन को बिना लेबल वाले डेटा का एक बड़ा ढेर दिया जाता है और उसे अपने दम पर छिपे हुए पैटर्न या समूहों को खोजना होता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक शानदार उदाहरण है। ये आंखों पर पट्टी बांधकर मिली जुली कैंडीज के ढेर को छांटने जैसा है। आप रंगों या स्वादों के नाम नहीं जानते, लेकिन आप उन्हें एहसास और आकार के आधार पर समूहित कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं शायद सभी गोल कैंडीज को एक तरफ और सभी चौकोर कैंडीज को दूसरी तरफ रख दूंगा। बिल्कुल, मशीन भी यही करती है। वो डेटा में प्राकृतिक समूहों की पहचान करती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का नतीजा देखा था। क्या था वो? हमने एक रिटेल कंपनी का सारा सेल्स डेटा उसमें डाला और उसने अपने आप ग्राहकों का एक ऐसा समूह खोज निकाला जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। रात में शॉपिंग करने वाले जो सिर्फ कुछ खास तरह के एनर्जी ड्रिंक्स और चिप्स खरीदते थे। कमाल है। उस एक इंसाइट ने उनकी पूरी मार्केटिंग रणनीति बदल दी।
ये उन पैटर्नों को खोज निकालने का एक शक्तिशाली तरीका है जिन्हें हम इंसान शायद कभी देख ही न पाते। तो अगर मैं इस पूरी बातचीत को समेटने की कोशिश करूं तो हम कंप्यूटर को एक सख्त रेसिपी बुक देने से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बहुत आगे। अब हम उसे हजारों लाखों उदाहरण दिखाते हैं और उसे खुद रेसिपी का पता लगाने देते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के दो मुख्य स्तंभ है भारी मात्रा में विविध डेटा और उस डेटा में पैटर्न खोजने की क्षमता, चाहे वो निगरानी में हो या बिना निगरानी के। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो नियमों से पैटर्न की ओर ये बदलाव ही वो मूल कारण है कि क्यों एआई अब वो काम कर सकता है जो सिर्फ एक दशक पहले विज्ञान कथा लगते थे। हमारी आवाज को समझने से लेके तस्वीरें बनाने, यहाँ तक कि कार चलाने तक, ये सभी काम असल दुनिया के धुंधले पैटर्न की पहचान पर आधारित है, न कि सख्त काले सफेद नियमों पर। आज की दुनिया में हम मशीनों से हर रोज बात करते हैं, हर रोज, अपने फोन से, अपने स्मार्ट स्पीकर से, सर्च इंजन से। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि वे हमारी भाषा, हमारे शब्दों को, हमारी भावनाओं को आखिर समझती कैसे हैं? जब हम कोई वाक्य टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उसे शब्दों की तरह नहीं देखता। उसके लिए तो वो बस अंकों की एक लंबी बेमतलब सी लगने वाली एक लिस्ट है। बिल्कुल। आज हम इसी जादुई प्रक्रिया की गहराई से जांच करेंगे कि कैसे हमारे शब्द मशीनों के लिए संख्या बन जाते हैं। हाँ, और आज हम न्यूमेरिकल कैटेगोरी, हाउ मशीन्स डिकोड ह्यूमन लैंग्वेज में दिए गए विचारों पर गौर करेंगे। और हमारा मिशन इस जटिल प्रक्रिया को 3 बहुत ही सरल चरणों में समझना है। अच्छा। पहला, मशीनें हमारे वाक्यों को छोटे छोटे समझने लायक टुकड़ों में कैसे तोड़ती है। दूसरा, वे इन टुकड़ों को अर्थ कैसे देती है, मतलब ये कैसे समझती हैं कि राजा और रानी का कोई रिश्ता है। और तीसरा, वो इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके हमारी बात का सही सही मतलब कैसे निकालती हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। जब मशीन हमारे वाक्य को देखती है, जैसे मैं भारत से प्यार करती हूँ, तो उसका सबसे पहला कदम क्या होता है? जाहिर है वो इसे हमारी तरह एक भावना के रूप में तो नहीं देखती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका पहला काम बहुत ही मैकेनिकल होता है। वो इस वाक्य को उसके सबसे छोटे हिस्सों में तोड़ती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन। इसे समझने के लिए एक लेगो से बने सुंदर से महल की कल्पना करें। ठीक है, लेगो का महल। तो टोकनाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें उस महल को उसके अलग अलग ईंटों यानी लेगो ब्लॉक्स में तोड़ा जाता है। अच्छा, तो मैं भारत से प्यार करती हूँ, ये सब अलग अलग लेगो ब्लॉक्स या टोकन बन जाएंगे। बिल्कुल। ये तो काफी सीधा साधा लगता है, पर क्या ये हमेशा इतना ही आसान होता है? क्या हर शब्द हमेशा एक पूरा ब्लॉक होता है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है नहीं। यहीं पर यह प्रक्रिया और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, शुरुआती सिस्टम्स ऐसा ही करते थे, हर शब्द को एक टोकन मानते थे। अच्छा। पर इसमें एक बड़ी समस्या थी। मान लीजिए सिस्टम ने वॉक शब्द सीखा है पर वॉकिंग नहीं, तो उसके लिए वॉकिंग एक बिल्कुल नया अनजान शब्द हो जाता था। हाँ, ये तो दिक्कत वाली बात है। भाषा में तो एक ही शब्द के कितने सारे रूप होते हैं, तो इसका क्या हल निकाला गया? इसका हल है सबवर्ड टोकनाइजेशन। सबवर्ड? हाँ, मतलब शब्दों को और भी छोटे सार्थक टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जैसे अंग्रेजी का शब्द वॉकिंग है, तो मशीन उसे वॉक और इंग में तोड़ सकती है। अब इंग एक अलग टोकन या लेगो ब्लॉक बन गया। अच्छा। और ऐसा करने का फायदा जबरदस्त है। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, क्योंकि इंग तो हजारों शब्दों में आता है, टॉकिंग, रनिंग, ईटिंग, तो मशीन को हर शब्द अलग से याद रखने की जरूरत नहीं। सही। वो बस वॉक का मतलब और आईएनजी का मतलब जोड़कर वॉकिंग का अंदाजा लगा सकती है। ये तो एक तरह की स्मार्ट शॉर्टकट हुई। बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत ही कुशल तरीका है। इस तरह मशीन कुछ ही टोकन का इस्तेमाल करके लगभग कोई भी शब्द बना सकती है। जैसे हम सिर्फ कुछ अक्षरों से लाखों शब्द बना लेते हैं। एकदम। तो एक बार जब पूरा वाक्य इन स्मार्ट लेगो ब्लॉक्स में टूट जाता है, तो हर यूनिक ब्लॉक को एक खास आईडी नंबर दे दिया जाता है। आईडी नंबर? हाँ, मान लीजिए भारत के लिए आईडी 507 है, प्यार के लिए 820 और मैं के लिए 101। इस तरह हमारा वाक्य अंकों की एक लिस्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो हमने भाषा को लेगो ब्लॉक्स में तोड़कर उन्हें आईडी नंबर्स दे दिए। पर ये तो बस लाइब्रेरी के कैटलॉग नंबर्स जैसे हैं। 507 और 820 नंबर पास होने का ये मतलब तो नहीं कि उनका कोई रिश्ता है। हाँ। राजा का आईडी नंबर 450 हो सकता है और रानी का 9800। ये तो बस बेतरतीब नंबर हैं। तो मशीन इन बेजान नंबरों में अर्थ कैसे फूंकती है?
यहीं पर असली जादू शुरू होता है ना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं से इस प्रक्रिया का सबसे क्रांतिकारी और कह सकते हैं जादुई हिस्सा शुरू होता है। सिर्फ आईडी नंबर देना काफी नहीं है। तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है हर टोकन को एक मतलब देना, और ये मतलब भी नंबरों के रूप में ही दिया जाता है। हर टोकन को नंबरों की एक बहुत लंबी सूची में बदला जाता है, जिसे वेक्टर कहते हैं। एक मिनट, मुझे यहाँ रोकिए। एक नंबर की जगह नंबरों की पूरी लिस्ट, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये वेक्टर्स, ये नंबर्स असल में हैं क्या? ये 100 अंकों की लिस्ट है या 1000? ये हर सिस्टम पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, ये 100, 300 या कभी-कभी 1000 से भी ज्यादा नंबरों की एक लिस्ट हो सकती है हर एक टोकन के लिए। हर टोकन के लिए? हाँ, आप इसे हर शब्द का एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट या कोऑर्डिनेट्स का एक सेट मान सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स उस शब्द की जगह एक विशाल बहुआयामी स्पेस में तय करते हैं। बहुआयामी स्पेस? इसे आसानी से समझने के लिए क्या हम एक बहुत बड़े 3D नक्शे या एक विशाल सुपरमार्केट की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल, सुपरमार्केट का उदाहरण इसके लिए एकदम सही है। सोचिए, एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छे से व्यवस्थित सुपरमार्केट है। वहां हर चीज की अपनी एक जगह है। फल और सब्जियां एक सेक्शन में हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स एक साथ हैं, दालें और अनाज एक ही गलियारे में हैं। हाँ, और उस सुपरमार्केट में भी सेब और संतरे एक दूसरे के पास होंगे क्योंकि दोनों फल हैं, जबकि दूध और पनीर शायद कहीं और पर एक दूसरे के पास होंगे। एकदम सही। इस डिजिटल नक्शे में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। जिन शब्दों का अर्थ या संदर्भ एक जैसा होता है, उन्हें इस नक्शे पर एक दूसरे के पास रखा जाता है। अच्छा। जैसे राजा और रानी जैसे शब्द इस नक्शे पर एक दूसरे के बहुत करीब खड़े होंगे, क्योंकि उनमें राजशाही, शासन और शक्ति जैसी कई समानताएं हैं। वो एक ही शेल्फ पर रखे सामान की तरह हैं। तो अगर हम भारतीय खाने का एक ऐसा ही नक्शा बनाएं, तो इडली और डोसा नाश्ते के शेल्फ पर एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे। हाँ, शायद उनके पास ही सांभर और चटनी भी रखे होंगे, क्योंकि ये शब्द अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। पर अगर मैं कुछ बिल्कुल अलग शब्द डाल दूं, जैसे कार, वो इस सुपरमार्केट में कहाँ होगी? बहुत अच्छा सवाल है। कार जैसी चीज बिल्कुल अलग गलियारे में बहुत दूर होगी। अच्छा। वो शायद ट्रक, बस या साइकिल के पास होगी, क्योंकि ये सभी वाहन हैं। वो इडली या राजा से गणितीय रूप से बहुत दूर होगी, और यही दूरी अर्थ को परिभाषित करती है। मतलब एआई किसी शब्द का मतलब ये देखकर समझता है कि उस नक्शे पर उसके पड़ोसी कौन-कौन हैं। सही। ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि इसका मतलब है कि अर्थ कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि सिर्फ डेटा में मौजूद पैटर्न का नतीजा है। बिल्कुल। मशीन भाषा को नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल के पैटर्न को समझ रही है। पर ये नक्शा बनाता कौन है? क्या इंसान इसे बनाते हैं? नहीं, और यही इसकी सबसे शक्तिशाली बात है। मशीन ये नक्शा खुद बनाती है। खुद? कैसे? उसे अरबों खरबों वाक्य पढ़ाए जाते हैं, इंटरनेट से, किताबों से, विकिपीडिया से। इस सारे डेटा को पढ़कर वो खुद ही पैटर्न पहचानना सीखती है। अच्छा। वो देखती है कि राजा शब्द अक्सर महल, रानी, सिंहासन जैसे शब्दों के साथ आता है, तो वो उन सभी को अपने नक्शे पर पास पास रखना शुरू कर देती है। ये पूरी तरह से एक ऑटोमेटेड प्रक्रिया है। और मैंने सुना है कि ये गणितीय रिश्ते इतने सटीक होते हैं कि मशीन शब्दों का बीजगणित या वर्ड अलजेब्रा भी कर सकती है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या ये सच में काम करता है? हाँ, ये इस तकनीक का सबसे हैरान करने वाला पहलू है, क्योंकि हर शब्द अब सिर्फ एक आईडी नहीं, बल्कि गणितीय कोऑर्डिनेट्स का एक सेट है। तो आप उन पर गणितीय ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि? सबसे प्रसिद्ध उदाहरण यही है। अगर आप राजा के वेक्टर से आदमी का वेक्टर घटा दें और फिर उसमें औरत का वेक्टर जोड़ दें, तो आप गणितीय रूप से सीधे रानी के वेक्टर के बगल में पहुंच जाएंगे। वाह! यानी राजा प्लस औरत इज इक्वल टू रानी। ये समीकरण दिखाता है कि मशीन ने सिर्फ शब्द नहीं रटे हैं, नहीं, बल्कि उनके बीच के गहरे संबंध, जैसे लिंग और पद का संबंध, को भी गणितीय रूप से समझ लिया है। उसने लिंग के कॉन्सेप्ट को एक दिशा के रूप में सीख लिया है इस नक्शे पर। बिल्कुल। इसी तरह पेरिस फ्रांस प्लस भारत करने पर आपको दिल्ली के वेक्टर के बहुत करीब का नतीजा मिलेगा। मशीन ने राजधानी के रिश्ते को भी सीख लिया है। कमाल है। ये वेक्टर सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि शब्दों के बीच के अनगिनत रिश्तों को गणितीय रूप में कैद कर लेते हैं। तो हमारे पास ये अद्भुत नक्शा है, जहां हर शब्द अपनी सही जगह पर है और उनके बीच के रिश्ते गणित से परिभाषित हैं। ये अपने आप में कमाल है।
पर एक नक्शा तो बस नक्शा होता है, उसे पढ़ने और इस्तेमाल करने के लिए कोई चाहिए। तो वो दिमाग कौन सा है जो इस नक्शे को पढ़कर हमारे सवालों के जवाब देता है या एक भाषा से दूसरी में अनुवाद करता है? इस यात्रा का अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण है न्यूरल नेटवर्क। ये वो इंजन है जो इन संख्यात्मक नक्शों को प्रोसेस करता है और असल में सोचने का काम करता है। न्यूरल नेटवर्क? हाँ, इसका डिजाइन मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स से प्रेरित है। इसमें हजारों या लाखों प्रोसेसिंग नोड्स होते हैं जो एक दूसरे से बहुत जटिल तरीकों से जुड़े होते हैं। तो अगर टोकन ईंटें हैं और वेक्टर्स नक्शा है, तो न्यूरल नेटवर्क क्या हुआ? क्या ये वो आर्किटेक्ट है जो नक्शे को पढ़कर असल में कुछ बनाता है? ये बहुत अच्छा उदाहरण है। या शायद एक शेफ जो सुपरमार्केट से सही सामान उठाकर कोई डिश तैयार करता है? हाँ, ये दोनों का मिश्रण है। यह एक शेफ की तरह सुपरमार्केट से सही सामान उठाता है और फिर एक आर्किटेक्ट की तरह उन सामग्रियों को एक खास रेसिपी के अनुसार प्रोसेस करके एक नई संरचना तैयार करता है। इसे और सरल तरीके से समझने के लिए आप इसे फिल्टर की कई परतों के रूप में भी देख सकते हैं। फिल्टर की परतें? हाँ, जैसे पानी को साफ करने वाले फिल्टर? हाँ, कुछ वैसा ही। कल्पना कीजिए कि पानी को साफ करने के लिए उसे कई अलग-अलग फिल्टर से गुजारा जाता है। पहले मोटे कंकड़, फिर बारीक रेत, फिर चारकोल। ठीक है। हर फिल्टर पानी से कुछ अशुद्धियां निकालता है और उसे अगले फिल्टर के लिए तैयार करता है। न्यूरल नेटवर्क में भी जानकारी इन परतों से होकर गुजरती है। और इन परतों में ऐसा क्या होता है जो जानकारी को बदल देता है? ये फिल्टर कैसे काम करते हैं? हर परत में जो नोड्स होते हैं वे छोटे गेटकीपर की तरह काम करते हैं। ये नोड्स वेट्स का उपयोग करते हैं जो असल में वॉल्यूम नॉब की तरह काम करते हैं। वॉल्यूम नॉब? हाँ, ये नॉब तय करते हैं कि जानकारी का कौन सा टुकड़ा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसका वॉल्यूम बढ़ाना है और कौन सा टुकड़ा कम महत्वपूर्ण है और उसका वॉल्यूम कम करना है। ये वॉल्यूम नॉब वाला आइडिया बहुत मजेदार है। क्या इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? मान लीजिए मैंने मशीन से पूछा आज का मौसम कैसा है, तो ये नॉब्स कैसे काम करेंगे? जरूर। जब आपके सवाल आज का मौसम कैसा है कि वेक्टर्स न्यूरल नेटवर्क में जाते हैं, तो नेटवर्क उन शब्दों का वॉल्यूम बढ़ा देगा जो सवाल के इरादे को समझने के लिए सबसे जरूरी हैं। जैसे मौसम और कैसा? बिल्कुल। और शायद आज का वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ा देगा क्योंकि समय महत्वपूर्ण है। वहीं है जैसे सहायक शब्दों का वॉल्यूम कम कर देगा। और अगर सवाल भावना से जुड़ा हो, जैसे यह फिल्म बहुत ही उबाऊ थी, उस मामले में नेटवर्क हमारे सुपरमार्केट मैप में नकारात्मक भावनाओं वाले गलियारे के पास के शब्दों का वॉल्यूम बढ़ा देगा, जैसे उबाऊ। अच्छा। और इन सभी परतों से एक एक करके गुजरने के बाद वो शुरुआती जानकारी पूरी तरह से बदल जाती है। हर परत उसे थोड़ा और साफ, थोड़ा और उपयोगी बनाती है। अंत में ये प्रोसेस की हुई जानकारी आउटपुट परत पर पहुंचती है जो मशीन का अंतिम अनुमान होता है, यानी हमारी बात का जवाब। तो इसका मतलब ये है कि हमने एक बहुत ही सरल वाक्य से शुरुआत की, उसे लेगो ब्लॉक्स में तोड़ा, यानी टोकन्स। हाँ, टोकन्स में। फिर उन ब्लॉक्स के बीच के रिश्तों को समझने के लिए उन्हें एक विशाल सुपरमार्केट मैप पर सही जगह पर रखा, वेक्टर एम्बेडिंग। और अंत में एक सटीक जवाब पाने के लिए उन्हें फिल्टर की एक जटिल श्रृंखला मतलब न्यूरल नेटवर्क से गुजारा, जहां हर फिल्टर ने तय किया कि किस जानकारी पर ध्यान देना है। हर कदम पिछले कदम पर बना है। बिल्कुल। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि शब्दों से लेकर संख्याओं और फिर नक्शों तक की ये पूरी प्रक्रिया असल में पैटर्न और रिश्तों को खोजने के बारे में है। ये संदर्भ को समझने का एक पूरी तरह से गणितीय तरीका है, जो काम हम इंसान सहज रूप से बिना सोचे समझे कर लेते हैं। मशीन उसी काम को करने के लिए अरबों डेटा पॉइंट्स और जटिल गणित का सहारा लेती है। ये भाषा की नकल नहीं है, ये उसके पीछे के गणित को समझना है। ये सोचना ही अपने आप में अविश्वसनीय है और इसने मुझे एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या? हमने सुना कि मशीनें गणित के माध्यम से राजा आदमी प्लस औरत इज इक्वल टू रानी जैसे जटिल संबंधों को समझ सकती हैं। अगर मशीनें ऐसा कर सकती हैं तो ये हमारी अपनी भाषा की संरचना के बारे में क्या बताता है? एक दिलचस्प सवाल है। क्या हमारे शब्दों और व्याकरण में कोई छिपा हुआ गणितीय तर्क है जिसका हम अनजाने में हमेशा से उपयोग करते आ रहे हैं? क्या भाषा खुद एक तरह का गणित है? साल 2017 एआई की दुनिया में गूगल के 8 रिसर्चर्स चुपचाप एक पेपर पब्लिश करते हैं। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये 8 पन्नों का दस्तावेज सिर्फ एक अकादमिक पेपर नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि एक टाइम बॉम्ब है। एक ऐसा टाइम बॉम्ब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया को बदलने वाला था।
इसने एआई की क्षमताओं में सिर्फ सुधार नहीं किया, बल्कि उसकी नींव को ही जैसे डायनामाइट से उड़ा दिया हो। और उस पेपर का शीर्षक भी थोड़ा अजीब था, अटेंशन इज ऑल यू नीड। और देखिए, इसी पेपर ने दुनिया को उस आर्किटेक्चर से मिलवाया जो आज हमारे चारों तरफ है, जो आज के मॉडर्न एआई की पहचान बन चुका है, द ट्रांसफॉर्मर। तो आज की हमारी बातचीत का मकसद इसी धमाके को समझना है। ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आखिर है क्या, और हम इसे धमाका क्यों कह रहे हैं, सिर्फ एक सुधार क्यों नहीं? यही समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2017 से पहले एआई किन जंजीरों में जकड़ा हुआ था और कैसे इस एक रिसर्च पेपर ने उन जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि यही वो तकनीक है जो आज चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी के नाम में टी के पीछे छिपी है। जी, जीपीटी यानी जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो चलिए इस क्रांति की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया में लौटना होगा जो ट्रांसफॉर्मर से पहले थी। उस दौर में एआई पर एक तरह की, कह सकते हैं कि अनुक्रम की तानाशाही थी। द टिरेनी ऑफ सीक्वेंस। अनुक्रम की तानाशाही मतलब 2017 से पहले जो सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स थे, जैसे कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स या आरएनएन्स, उनकी एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी सीमा थी। और वो सीमा क्या थी? वो सीमा ये थी कि वो भाषा को इंसानों की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही धीमी और थका देने वाली मशीन की तरह पढ़ते थे। वो वाक्यों को एक एक शब्द करके प्रोसेस करते थे, बिल्कुल सख्ती से, बाएं से दाएं। पहले एक शब्द, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक सीधी लाइन में। हाँ, बिल्कुल। कोशिश कर रहे हो आप एक बार में सिर्फ एक ही शब्द देख सकते हैं। बिल्कुल सही सादृश्यता है। आप पहला शब्द पढ़ते हैं, उसे याद रखने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरा पढ़ते हैं, उसे पहले से जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर तीसरा, और बस यही चलता रहता है। पूरा वाक्य या पैराग्राफ एक साथ कभी नहीं दिखता। और इसी क्रमिक यानी सीक्वेंशियल प्रक्रिया की सबसे बड़ी समस्या थी याददाश्त। जब एआई एक लंबे पैराग्राफ के अंत तक पहुंचता था तो वो अक्सर शुरुआत की बातें भूल जाता था, संदर्भ खो जाता था। इसे एआई की लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रॉब्लम कहते थे। मुझे याद है पुराने जमाने के ऑनलाइन ट्रांसलेशन टूल। आप एक लंबा जटिल जर्मन वाक्य डालते थे और जो अंग्रेजी अनुवाद बाहर आता था उसका कोई सिर पैर नहीं होता था। हाँ बिल्कुल, खासकर जब वाक्य के शुरू में कोई जरूरी जानकारी हो, जैसे किसी का नाम, तो आखिर तक पहुंचते पहुंचते मॉडल उसे भूल ही जाता था और मतलब ही बदल जाता था। वही होता था। ये जो रैखिक संघर्ष था, ये लिनियर स्ट्रगल, एआई को धीमा तो बनाता ही था, साथ ही बेहद अविश्वसनीय भी बना देता था। वो लंबे और जटिल टेक्स्ट, जैसे कोई कानूनी दस्तावेज या एक उपन्यास का अध्याय, उसका मतलब ठीक से समझ ही नहीं पाता था। सालों तक एआई रिसर्चर्स इसी दीवार से अपना सिर टकरा रहे थे। वो मॉडल्स को थोड़ा और बेहतर बना लेते थे, लेकिन इस बुनियादी सीमा को कोई तोड़ नहीं पा रहा था। और फिर आया ट्रांसफॉर्मर। उसने इस नियम को सुधारा नहीं, उसने नियम को ही तोड़ दिया। उसने क्रमिक प्रोसेसिंग, मतलब एक एक शब्द करके पढ़ने के तरीके को पूरी तरह से कूड़ेदान में फेंक दिया। हाँ, एक एक शब्द पढ़ने के बजाय ट्रांसफॉर्मर ने कहा, मैं एक ही बार में पूरा पेज पढ़ूंगा। यही इसका सबसे क्रांतिकारी कदम था। इस सोच के पीछे जो तकनीक है उसका नाम है पैरेलल प्रोसेसिंग। इसका मतलब है कि मॉडल एक ऐसा सिस्टम बना लेता है जहां पहले शब्द और आखिरी शब्द के बीच की दूरी असरदार रूप से शून्य हो जाती है। उसे पहले शब्द से आखिरी शब्द तक का वो लंबा सफर तय ही नहीं करना पड़ता। वो पूरे के पूरे वाक्य, पैराग्राफ या दस्तावेज को एक ही पल में एक साथ देख सकता है। वाह, मतलब एआई ने एक एक कर सीढ़ियां चढ़ना छोड़कर सीधे लिफ्ट ले ली। ये तो सोचने का। ये लिफ्ट शब्द भी शायद इसके साथ पूरा न्याय नहीं करता। इसे ऐसे समझिए कि अगर पुराना एआई पैदल चल रहा था तो ट्रांसफॉर्मर ने उसे सीधे एक सुपरसोनिक जेट में बिठा दिया। अच्छा। जो काम करने में पहले हफ्ते या महीने लगते थे, अब वो घंटों में होने लगे। और इस बदलाव के फायदे जबरदस्त थे। गति और स्केलेबिलिटी, स्पीड एंड स्केलेबिलिटी। एआई की रफ्तार हजारों गुना बढ़ गई और इसी वजह से हम अरबों खरबों शब्दों वाले विशाल डेटा सेट पर मॉडल को ट्रेन कर पाए, जो पहले सिर्फ एक सपना था। इंटरनेट का पूरा टेक्स्ट अब एआई की ट्रेनिंग का मैदान बन गया। एक मिनट, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर एआई पूरा पेज एक साथ पढ़ रहा है बिना किसी क्रम के, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। उससे कैसे पता चलेगा कि शब्दों का क्रम क्या है?
कुत्ते ने आदमी को काटा और आदमी ने कुत्ते को काटा में तो जमीन आसमान का फर्क है। इस अराजकता को वो कैसे संभालता है? बहुत ही जरूरी सवाल है और इसी सवाल का जवाब ट्रांसफॉर्मर के असली जादू में छिपा है। उसका मुख्य तंत्र, जिसे कहते हैं सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन, ये वो दिल है जो पूरे ट्रांसफॉर्मर मॉडल को धड़काता है। सेल्फ अटेंशन, ये नाम सुनने में ही काफी दिलचस्प है। क्या मतलब है इसका? इसे समझने के लिए एक स्पॉटलाइट वाली एनालॉजी की मदद लेते हैं, ठीक है? कल्पना कीजिए कि जब एआई किसी एक शब्द को प्रोसेस कर रहा होता है तो वो उस शब्द से एक स्पॉटलाइट निकालता है। स्पॉटलाइट? हाँ, और उसे वाक्य के हर दूसरे शब्द पर एक साथ डालता है। वो ये देखने की कोशिश करता है कि इस शब्द का वाक्य के बाकी किन शब्दों से सबसे गहरा और प्रासंगिक कनेक्शन है। वो खुद से पूछता है, इस शब्द का असली मतलब समझने के लिए मुझे और किन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये हर शब्द के लिए उसके सबसे अच्छे दोस्तों को ढूंढने जैसा है। बिल्कुल, और वो हर दोस्त को एक अटेंशन स्कोर देती है। ये स्कोर बताता है कि उस खास संदर्भ में जिस शब्द को प्रोसेस किया जा रहा है उसके लिए बाकी कौन से शब्द कितने ज्यादा मायने रखते हैं। मतलब ये सिर्फ शब्दों को देखना नहीं है, बल्कि हर शब्द के महत्व को दूसरे शब्दों के संबंध में तौलना है। हाँ, बिल्कुल। क्या आप इसे किसी सरल उदाहरण से समझा सकती हैं? ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जरूर, चलिए एक बहुत ही आम शब्द लेते हैं, बैंक। अब इस शब्द के दो बिल्कुल अलग मतलब हो सकते हैं ना। पहला वाक्य है, आई सैट बाय द रिवर बैंक, यानी मैं नदी के किनारे बैठा था। ठीक है। जैसे ही ट्रांसफॉर्मर बैंक शब्द को पढ़ता है, उसकी सेल्फ अटेंशन वाली स्पॉटलाइट तुरंत बैंक को रिवर यानी नदी से जोड़ देती है। रिवर को एक बहुत ऊंचा अटेंशन स्कोर मिलता है और एआई फौरन समझ जाता है कि यहाँ बैंक का मतलब पैसे वाला बैंक नहीं बल्कि नदी का किनारा है। और अगर वाक्य अलग हो तो, जैसे पैसे जमा करने वाला? हाँ, तो दूसरा वाक्य देखते हैं, आई वेंट टू द बैंक टू डिपॉजिट मनी, यानी मैं पैसे जमा करने बैंक गया था। इस बार जब एआई बैंक शब्द पर आता है तो सेल्फ अटेंशन की स्पॉटलाइट बैंक को मनी यानी पैसे और डिपॉजिट यानी जमा करने से जोड़ती है। इन शब्दों को सबसे ज्यादा अटेंशन स्कोर मिलता है और एआई समझ जाता है कि यहाँ एक वित्तीय संस्थान की बात हो रही है। ये तो कमाल है। मतलब एआई ने बैंक शब्द का मतलब रटा नहीं है, वो हर बार वाक्य के हिसाब से उसका मतलब समझ रहा है। ठीक यही बात है। ये सिर्फ शब्द पहचानने की बात नहीं है, ये रिश्तों को गतिशील रूप से तौलने की क्षमता है। वो संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को सही मायने में समझ रही है और यही वो इंजन है जो आज के सभी बड़े लैंग्वेज मॉडल्स को शक्ति देता है। उसने भाषा को शब्दों की एक लिस्ट की तरह देखना बंद कर दिया और उसे एक नेटवर्क, एक जाल की तरह देखना शुरू कर दिया जहां हर शब्द दूसरे से जुड़ा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही स्पॉटलाइट होती है? क्या एक शब्द का रिश्ता सिर्फ एक ही दूसरे शब्द से हो सकता है? भाषा तो इससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। बेहतरीन सवाल। और यही पर ट्रांसफॉर्मर की असली प्रतिभा सामने आती है। वो स्पॉटलाइट वाली बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो कल्पना कीजिए कि ये सिर्फ एक स्पॉटलाइट में ही है। एक एडवांस ट्रांसफॉर्मर मॉडल में दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों अटेंशन हेड्स होते हैं। दर्जनों स्पॉटलाइट्स एक ही वाक्य के लिए? हाँ, एक ही समय पर दर्जनों स्पॉटलाइट्स जल रही होती हैं और हर स्पॉटलाइट या हर अटेंशन हेड को एक अलग काम दिया जाता है। शायद एक अटेंशन हेड व्याकरण के रिश्ते ढूंढ रहा है, जैसे कि कौन सा सर्वनाम किस संज्ञा के लिए इस्तेमाल हुआ है। दूसरा हेड शायद मतलब के रिश्ते ढूंढ रहा है। तीसरा शायद वाक्य के टोन को समझने की कोशिश कर रहा है कि ये वाक्य व्यंग्यात्मक है, सवाल है या आदेश है। बिल्कुल, यह एक साथ कई स्तरों पर भाषा को चीर-फाड़ कर समझने जैसा है। ठीक है, ये सेल्फ अटेंशन वाला हिस्सा तो समझ आ गया, लेकिन मैं अभी अपने पुराने सवाल पर अटका हुआ हूं। अगर सब कुछ एक साथ प्रोसेस हो रहा है तो फिर शब्दों का क्रम, आदमी ने कुत्ते को काटा वाली बात, मॉडल को ये कैसे पता चलता है? आपने उस नस पर हाथ रखा है जिसने शुरू में रिसर्चर्स को भी परेशान किया था। इसका समाधान भी उतना ही सरल और चालाक है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वो हर शब्द को वाक्य में उसकी पोजीशन के आधार पर एक तरह का डिजिटल टैग या टाइम स्टैम्प दे देता है। इसे तकनीकी भाषा में पोजिशनल एनकोडिंग कहते हैं। पोजिशनल एनकोडिंग मतलब जैसे हर शब्द को एक सीट नंबर दे दिया जाता है। बिल्कुल सही। जैसे कॉन्सर्ट में हर टिकट पर एक सीट नंबर होता है,
उसी तरह हर शब्द को एक पोजीशन नंबर 1 2 3 4 दे दिया जाता है। तो जब सेल्फ अटेंशन अपना काम कर रहा होता है, वो न सिर्फ शब्द का मतलब देखता है बल्कि उसका सीट नंबर भी देखता है। अच्छा, इससे मॉडल को पता रहता है कि आदमी पहली पोजीशन पर है और कुत्ता तीसरी पर। इसलिए वो संदर्भ के साथ साथ क्रम को भी समझ पाता है। उसने क्रम की तानाशाही को खत्म किया, लेकिन क्रम के महत्व को नहीं। तो अब मैं पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ पा रहा हूँ। पुरानी दुनिया में एआई एक संकरी सुरंग में एक एक कदम चल रहा था, जहां वो अक्सर रास्ता भूल जाता था। ट्रांसफॉर्मर ने उसे एक खुले मैदान में लाके खड़ा कर दिया, जहां वो सब कुछ एक साथ देख सकता है। और सेल्फ अटेंशन वो जीपीएस है जो उसे बताता है कि कौन सी चीज किससे जुड़ी है, और पोजिशनल एनकोडिंग वो नक्शा है जो बताता है कि कौन सी चीज कहां पर है। आपने पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से समेट दिया है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, बल्कि एआई की नींव में एक विस्फोट था। इसने एआई के उन मौलिक सीमाओं को तोड़ दिया जो उसे दशकों से रोके हुए थीं। इसने एआई को भाषा की बारीकियों, उसके संदर्भ और उसके रिश्तों को इस गहराई से समझने की ताकत दी जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और यही वो तकनीक है जो जीपीटी में टी का प्रतिनिधित्व करती है, जेनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। यही कारण है कि आज के मॉडल कविता लिख सकते हैं, कोड बना सकते हैं और हमारे जटिल से जटिल सवालों के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उनके बीच के अनगिनत अदृश्य भागों को समझते हैं। सही कहा। वो अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर सिर्फ एक नई तकनीक नहीं थी, वो सोचने का एक नया तरीका था। उसने पूरी एआई कम्युनिटी को एक नया रास्ता दिखाया, और उस रास्ते पर चलकर ही हम आज जेनरेटिव एआई के इस सुनहरे दौर में पहुंचे हैं। वाकई एक पेपर ने सच में दुनिया बदल दी। आजकल हम सब ने जेनरेटिव एआई के बारे में तो सुना ही है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, मिडजर्नी, ये नाम अब हमारी एवरीडे लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। ये टेक्स्ट लिखते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, कोड तक लिख देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि ये तो बस ट्रेलर है? हमारे पास आज जो स्रोत हैं वो हमें 2026 और उसके बाद की दुनिया की एक झलक दिखाते हैं। हम एक ऐसे एआई के दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जो सिर्फ बातें नहीं करेगा बल्कि हमारे लिए सच में काम करेगा। आज हम इसी बड़े बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। जेनरेटिव एआई से एजेंटिक एआई तक का सफर। बिल्कुल। और इन पेपर्स में एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है कि एआई अब पैटर्न पहचानने और टेक्स्ट पूरा करने वाले सिस्टम से आगे बढ़ रहा है। अब ये स्वायत्त यानी ऑटोनोमस सिस्टम की तरफ जा रहा है। अब तक हम एआई को एक टूल की तरह देखते आए हैं, लेकिन भविष्य में ये एक सिस्टम सेंट्रिक इंटेलिजेंस होगा। आसान भाषा में कहूं तो ये एक प्रोएक्टिव डिजिटल सहकर्मी की तरह काम करेगा। तो चलिए इस सफर के हर पहलू पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ठीक है, तो इसे शुरू से समझते हैं। ये एआई मॉडल्स ये सीखते कैसे हैं? स्रोत कहते हैं कि इनकी शुरुआत पैटर्न मैचिंग और टेक्स्ट पूरा करने से हुई थी। सुनने में ये बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि इन मॉडल्स को इंटरनेट पर मौजूद लगभग सारा डेटा पढ़ाया जाता है। मतलब लेख, किताबें, बातचीत, कोड, सब कुछ। इनका एक ही मुख्य काम है, ये अनुमान लगाना कि एक वाक्य में अगला शब्द कौन सा होगा। ये तथ्यों को हमारी तरह नहीं समझते हैं, ये बस आंकड़ों के आधार पर सबसे संभावित यानी स्टैटिस्टिकली प्रोबेबल शब्द का अंदाजा लगाते हैं। ये एक बहुत ही जटिल भविष्यवाणी का खेल है जिसे ये अरबों खरबों बार खेल चुके हैं। मतलब ये एक तरह का बहुत ही एडवांस्ड ऑटो कंप्लीट है। ये सिर्फ अगला शब्द गैस नहीं करता, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, कोई नया आइडिया या कोड की अगली लाइन तक सोच सकता है। इसकी पूरी नींव इसी सांख्यिकीय संभावना पर टिकी है कि भाषा कैसे काम करती है, कौन से शब्द एक साथ अच्छे लगते हैं, वाक्यों का प्रवाह कैसा होना चाहिए। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी वजह से एआई हेलुसिनेशंस या मनगढ़ंत बातें करता है ना? मैंने ये खुद अनुभव किया है। एक बार मैंने एआई से एक कम चर्चित ऐतिहासिक घटना के बारे में लिखने को कहा और उसने पूरे आत्मविश्वास से तारीखें और नाम बता दिए जो पूरी तरह से गलत थे। वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो बस एक प्लॉजिबल, मतलब सुनने में सही लगने वाली कहानी बना रहा था। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये एक बुनियादी चुनौती है, क्योंकि मॉडल का लक्ष्य सच बोलना नहीं है, उसका लक्ष्य है सही लगना। वो एक तरह का भरोसेमंद झूठा या कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर है। अगर उसने इंटरनेट पर पढ़ा है कि हजारों लोग किसी गलत तथ्य को दोहरा रहे हैं, तो उसके लिए वो गलत तथ्य सांख्यिकी रूप से एक अच्छा जवाब बन जाता है।
वो पूरे आत्मविश्वास से गलत जानकारी देता है क्योंकि उसके डेटा में वही पैटर्न सबसे मजबूत है। अच्छा, तो ये जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहा, ये बस अपनी ट्रेनिंग डेटा के आधार पर सबसे संभावित जवाब दे रहा है, चाहे वो सच हो या ना हो। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन अगर ये इतने अनरिलायबल हो सकते हैं, तो फिर इन्हें बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? हाँ, तो यहाँ पर एक और लेयर आती है जिसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, RLHF। जब ये मॉडल बन जाते हैं तो इंसान इन्हें फाइन ट्यून करते हैं। वे मॉडल के जवाबों को रेट करते हैं, ये जवाब अच्छा है, ये जवाब गलत है, ये मददगार नहीं है। इसे ऐसे समझें जैसे आप एक बहुत ही बुद्धिमान बच्चे को सामाजिक तौर तरीके और शिष्टाचार सिखा रहे हैं। इस प्रक्रिया से AI सीखता है कि कौन से जवाब इंसानों को पसंद आते हैं और कौन से नहीं। इसी वजह से आज के चैटबॉट ज्यादा विनम्र और सुरक्षित महसूस होते हैं। तो पहले उसे सब कुछ पढ़ा दिया, फिर उसे मैनर्स सिखाएं। लेकिन इन लेखों में एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है, रीजनिंग पैराडॉक्स। इसका क्या मतलब है? रीजनिंग पैराडॉक्स एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि नए और बड़े मॉडल तेजी से जवाब तो देते हैं, लेकिन उनमें तार्किक गहराई यानी लॉजिकल डेप्थ की कमी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुरंत जवाब देने के लिए मॉडल अक्सर सोच के कई चरणों को छोड़ देते हैं। वे पहले सहज अनुमान पर पहुंचते हैं, बजाय इसके कि वे जवाब के हर पहलू पर तार्किक रूप से विचार करें। ये वैसा ही है जैसे हम किसी सवाल का जवाब बिना सोचे समझे दे दें, बजाय कुछ पल रुककर उसके बारे में सोचने के। मतलब स्पीड और एक्यूरेसी के बीच एक ट्रेड ऑफ है। शायद एक मॉडल जो सोचने में थोड़ा ज्यादा समय ले, वो ज्यादा सटीक जवाब दे सकता है, बजाय उसके जो तुरंत जवाब दे दे। तो अगर ये AI मॉडल मूल रूप से भरोसेमंद झूठे हो सकते हैं, तो हम इन पर काम करने की जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं? मुझे लगता है यहीं पर एजेंटिक AI का विचार आता है, जो शायद इस समस्या को एक अलग तरीके से हल करता है। बिल्कुल, यहीं से भविष्य की तस्वीर साफ होनी शुरू होती है। 2026 तक हम जिसे एजेंटिक युग कह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा बदलाव है। एजेंटिक AI वो सिस्टम है जो सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि काम भी करता है। ये योजना बना सकता है, दूसरे टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है और बिना किसी इंसानी मदद के कई चरणों वाले काम पूरे कर सकता है। जहां आज का AI एक जवाब देने वाला टूल है, वहीं एजेंटिक AI एक काम करने वाला एजेंट है। मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। हम सालों से सिरी और गूगल असिस्टेंट जैसे एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एजेंटिक AI आखिर उनसे अलग क्या कर रहा है जो इसे इतना बड़ा बदलाव माना जा रहा है? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, सिरी या गूगल असिस्टेंट ज्यादातर एक काम को एक ही बार में करते हैं। आप कहते हैं अलार्म लगाओ और वो लगा देते हैं। एजेंटिक AI इससे कई कदम आगे है। ये मल्टी स्टेप टास्क को समझकर उन्हें खुद पूरा कर सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप आज के AI से पूछ सकती हैं पेरिस जाने के लिए सबसे अच्छी फ्लाइट्स कौन सी हैं, और वो आपको एक लिस्ट दे देगा। हाँ, और फिर मुझे खुद उन वेबसाइट्स पर जाना होगा, अपने कैलेंडर से मैच करना होगा और फिर पेमेंट करके बुकिंग करनी होगी। बिल्कुल, लेकिन एजेंटिक AI के साथ आप कह सकती हैं मेरे लिए अगले महीने 1 हफ्ते की पेरिस यात्रा की योजना बनाओ, और वो AI न केवल फ्लाइट्स ढूंढेगा बल्कि आपकी पिछली यात्राओं और पसंद के आधार पर सबसे अच्छी फ्लाइट चुनेगा, उसे बुक करने के लिए आगे बढ़ेगा, आपके कैलेंडर में उसे जोड़ेगा, आपकी पसंद के इलाके में होटल बुक करेगा और शायद आपको घूमने की जगहों की एक लिस्ट भी भेजेगा। ये एक पर्सनल असिस्टेंट है जो काम खत्म करता है, सिर्फ जानकारी नहीं देता। इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। सोचिए, एक सेल्स मैनेजर AI से कहता है, इस तिमाही के मेरे सेल्स डेटा का विश्लेषण करो, उन 3 क्लाइंट्स को पहचानो जिनके साथ डील फाइनल होने की सबसे ज्यादा संभावना है, और उन तीनों के लिए एक फॉलोअप ईमेल का ड्राफ्ट तैयार करो जिसमें हमारी पिछली बातचीत के मुख्य बिंदु शामिल हों। ये सिर्फ काम आसान करना नहीं है, ये तो रणनीति बनाने में मदद करना है। एग्जैक्टली, यही वो प्रोएक्टिव सहकर्मी वाली बात है। AI सिर्फ कंटेंट बनाने से आगे बढ़कर हमारे निर्देशों पर काम को अंजाम देगा। ये सिर्फ जवाब नहीं देगा, ये परिणाम देगा। ये एक ऐसा सहकर्मी होगा जो आपके कहने पे मीटिंग्स शेड्यूल कर सकता है, रिपोर्ट्स तैयार कर सकता है और आपके लिए डेटा का विश्लेषण भी कर सकता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये वाकई उतना आसान है? मेरी छुट्टी की योजना बनाने के लिए AI को मेरे बैंक अकाउंट, मेरे कैलेंडर, मेरी निजी पसंद नापसंद सब कुछ जानना होगा।
क्या हम एक असिस्टेंट के बदले अपनी पूरी प्राइवेसी दांव पर नहीं लगा रहे हैं? यह इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, और आप बिल्कुल सही हैं। इसी वजह से स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हमें 2 चीजों की सख्त जरूरत होगी। पहली, कड़े नियम और इंसानी निगरानी, एक तरह से एआई के लिए गार्ड रेल्स, ताकि ये कोई बड़ी गलती ना कर बैठे। जैसे ये सुनिश्चित करना कि एआई बिना अनुमति के पैसे खर्च ना करे या गलत व्यक्ति को संवेदनशील जानकारी ना बेच दे। हमें स्पष्ट नियम और सुरक्षा उपाय बनाने होंगे। और दूसरी चीज? दूसरी है हमारे मौजूदा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से अपग्रेड करना। आप एक सुपर कार का इंजन एक पुरानी कार में नहीं लगा सकते, आपको पूरी गाड़ी को ही बदलना होगा। इसका मतलब है कि कंपनियों को अपने पूरे तकनीकी ढांचे को बदलना होगा ताकि वे इन शक्तिशाली सिस्टम्स को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से चला सकें। यह सिर्फ बेहतर चिप्स खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है, सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है और इन एआई एजेंट्स को बाकी सॉफ्टवेयर के साथ कैसे जोड़ा जाता है, इस सब पर फिर से विचार करने के बारे में है। तो मतलब भविष्य में हम अपनी आधी समस्याओं के लिए अपनी एआई असिस्टेंट को दोष दे पाएंगे। मैंने फ्लाइट मिस नहीं की, मेरी एआई ने गलत टर्मिनल बता दिया। शायद, लेकिन उम्मीद है कि तब तक ये सिस्टम इतने स्मार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपका पॉइंट सही है, जब कोई चीज गलत होगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी? यूजर की, एआई की या उसे बनाने वाली कंपनी की? ये बड़े सवाल हैं। और ये सिर्फ एक तकनीकी या प्राइवेसी का मुद्दा नहीं है, है ना? यहाँ एक विचार जिस पर बार बार जोर दिया गया वो है एआई पर प्रभुत्व, यानी एआई सॉवरेनिटी के लिए एक वैश्विक दौड़। बिल्कुल, इसे एक नई तरह की भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स समझिए। जैसे 20वीं सदी में तेल पे नियंत्रण के लिए होड़ थी, अब एआई मॉडल्स और उन्हें चलाने वाले चिप्स पर नियंत्रण के लिए एक वैश्विक दौड़ चल रही है। जिस देश या कंपनी के पास सबसे शक्तिशाली एआई होगा, उसके पास एक बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक फायदा होगा। ये एक नई तरह की ताकत है, और इस दौड़ की वजह से इन विशाल डेटा सेंटरों को चलाने की एक वास्तविक पर्यावरणीय और ऊर्जा लागत भी है। इन मॉडल्स को प्रशिक्षित करने और चलाने में अविश्वसनीय मात्रा में बिजली लगती है, जो एक और बड़ी चुनौती है। और इन सब के बीच ये बहस भी जारी है कि ये सिस्टम हमारे सहयोगी बनेंगे या हमारी जगह ले लेंगे। इस बारे में इन लेखों का क्या कहना है? स्रोत इस बहस के दोनों पक्षों को छूते हैं। एक तरफ ये एआई एक शक्तिशाली सहयोगी हो सकता है, जो हमें उबाऊ और दोहराव वाले कामों से मुक्त करके ज्यादा रचनात्मक और रणनीतिक कामों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करे। दूसरी तरफ ये डर भी है कि अगर एआई कई काम खुद कर सकता है तो कुछ नौकरियों की जरूरत खत्म हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें समाज के तौर पर मिलकर खोजना होगा, और ये आसान नहीं होगा। तो इन सब का क्या मतलब है? हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एआई एक रचनात्मक टूल से आगे बढ़कर एक सक्रिय भागीदार, एक प्रोएक्टिव सहकर्मी बनने जा रहा है। हमने पैटर्न पहचानने वाले सिस्टम से शुरुआत की, फिर ऐसे मॉडल बनाए जो भाषा बना सकते हैं, और अब हम ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारे लिए काम कर सकते हैं। हाँ, 2026 तक एजेंटिक युग में यह बदलाव एक बुनियादी परिवर्तन है। यह सिर्फ बेहतर चैटबॉट्स के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे काम करने और जीने के तरीके में बुद्धिमान स्वायत्त सिस्टम को एकीकृत करने के बारे में है। असली चुनौती ये होगी कि इस शक्तिशाली तकनीक का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे किया जाए ताकि ये इंसानियत की मदद करे, ना कि उसे नुकसान पहुंचाए। ये सोचने पे मजबूर करता है। अगर हमारा एआई सहकर्मी हमारे शेड्यूल को मैनेज कर सकता है और हमारी यात्रा बुक कर सकता है, तो हम इंसान इस तरह की नई समस्याओं को हल करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जब एआई सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि हमारी ओर से काम करने वाला एक एजेंट बन जाएगा, तब इंसान और एआई का असली सहयोग कैसा दिखेगा।